नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कई सारे बहुत ही जेन्युइन डाउट्स आए हैं, तो उसको क्लियर करेंगे। और ये भी कि आज बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको ये खबरें कहीं और नहीं मिलेंगी। तो पूरा सेशन आप लोग ध्यान से देखिए और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के अंत तक आप लोग साथ बने रहेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, एक डाउट यहाँ पर ये आ रहा है कि जो लोग केवीएस प्राइमरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो केवीएस पीआरटी में आवेदन करते समय सब्जेक्ट वाला जो कॉलम है उसमें वो क्या भरें, ये यहाँ पर कुछ डाउट्स आ रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइमरी में जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, तो दो तरीके के लोग प्राइमरी में आवेदन कर रहे हैं। एक वो हैं जो लोग बीएड किए हुए हैं, दूसरे वो लोग हैं जो लोग डीएलएड या बीटीसी या इसके समकक्ष, ठीक है, जिनके पास योग्यता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीजीटी में भी सब्जेक्ट का मतलब होता है, पीजीटी में भी होता है, लेकिन प्राइमरी में कोई सब्जेक्ट का टीचर नहीं बनता है। मतलब ये कि अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो डीएलएड में कुल मिला के 4 सेमेस्टर होते हैं और इसमें लगभग 32 से ज़्यादा पेपर हो जाते हैं। तो 32 पेपर के नाम यहाँ पर लिखना ये पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने बीएड किया हुआ है तब भी इसका जो विषय है उससे प्राइमरी शिक्षक के लिए कोई मतलब डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप प्राइमरी के लिए आवेदन कर रहे हैं केवीएस पीआरटी के लिए, तो जहाँ पर सब्जेक्ट वाला कॉलम है, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप वहाँ पर डायरेक्टली बीएड लिख दें। और अगर आपने बीएड नहीं किया हुआ है, अगर आपने डीएलएड किया हुआ है, तो जो भी पाठ्यक्रम आपने किया हुआ है उसी का नाम आप वहाँ पर लिख दें, ठीक है। अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो आप वहाँ पर डीएलएड लिख दें। यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं लिख पा रहा हूँ, तो बस यही लिख दें आप और आपका काम हो जाएगा। आपका पेपर जो होगा, मतलब आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। मतलब जो कोर्स आपने किया है उस कोर्स का नाम आप सब्जेक्ट में लिख दें। ज़्यादा लिखने का मन है तो लिख दें डीएलएड ऑल पेपर्स, बस इतना ही लिखना है आपको, बाकी और कुछ आपको नहीं लिखना है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग केवीएस टीजीटी में आवेदन कर रहे हैं, तो उन्होंने एक सिंगल सब्जेक्ट से मतलब कि जैसे मान लेते हैं टीजीटी में किसी ने बीए में किसी का एक विषय नहीं था कॉम्बिनेशन के लिए, तो उन्होंने क्या किया है कि सिंगल सब्जेक्ट से, ठीक है। मैं जो यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो किसके बारे में बात कर रहा हूँ, टीजीटी के बारे में बात कर रहा हूँ, खासतौर से केवीएस टीजीटी के बारे में। तो जो लोग केवीएस टीजीटी में सिंगल सब्जेक्ट यानी कि बाद में उन्होंने एकल विषय से अपना जो स्नातक है उसको पूरा किया है, तो लोग जानना चाहते हैं कि क्या सिंगल सब्जेक्ट से अगर उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसका जवाब है बिल्कुल, आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। अगर जब मान लेते हैं कि जब आपने स्नातक किया हुआ था, तो आपने कोई एक विषय नहीं पढ़ा था जिसकी वजह से आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो नहीं बन पा रहा था। बाद में आपने क्या किया था कि सिंगल सब्जेक्ट से, एकल विषय से आपने स्नातक पूरा कर लिया है और अब आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। हाँ, बस शर्त है कि ये कि जो लोग टीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं वो लोग एक बात का ध्यान रखें। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने हिंदी से आवेदन करना है, तो हिंदी में पहली बात ये है कि 3 साल आपकी हिंदी होनी चाहिए। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग हिंदी ना पढ़े हों, ठीक है, 3 साल बाद में उन्होंने एक विषय से, हिंदी से, सिंगल सब्जेक्ट हिंदी से उन्होंने अपना अपना स्नातक किया हुआ, लेकिन वो 3 साल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि विषय में भी 50% होना चाहिए। ऑल ओवर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का प्राप्तांक जोड़िए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का मैक्सिमम मार्क जोड़िए और परसेंटेज निकालिए कि उस विषय में, जिस विषय में आप टीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं उसमें 50% आ रहा है या नहीं आ रहा है, और ऑल ओवर भी 50% होना चाहिए। ये कंडीशन है, इसको अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एक विज्ञप्ति जारी हुई है और ये विज्ञप्ति किसके बारे में है, माइनिंग इंस्पेक्टर प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। ये परीक्षा होने वाली है 18 दिसंबर को 11 बजे से 1 बजे के बीच में। इसका एडमिट कार्ड आ चुका है। यह परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ में करवाई जाएगी। तो इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी आपका जो ये वेबसाइट है ना, uppsc.up.nic.in पर सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी गई है। आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। इसके बाद बात करें तो प्रतियोगियों से कमाए 1 अरब, परीक्षा का पता नहीं। टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक आवेदन।
तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 4163 पद थे, और इसमें अगर देखा जाए तो टीजीटी के लिए जो पदों की संख्या थी वो भी ठीक ठाक थी। मतलब कुल 3539 पद, 3539 पद ये किसके लिए थे? ये टीजीटी के लिए थे। और इसमें कुल कितने आवेदन आए थे? टीजीटी में कुल आवेदन आए 8.69 लाख, 8,69,000 अभ्यर्थियों ने टीजीटी में आवेदन किया। पीजीटी में पदों की संख्या कितनी थी? 624 पद थे, लेकिन फिर भी इस पर बहुत ज़्यादा आवेदन आए, लगभग 4.5 लाख आवेदन आए थे। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी धनराशि जो है शुल्क के रूप में फिलहाल तो मिल ही चुका है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को, लेकिन इनकी जो समस्या है वो हल ही नहीं हो रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 8 माह से सदस्यों के जो 10 पद हैं वो खाली हैं, और इनका कहना ये है कि जब तक ये खाली पद भरे नहीं जाते हैं तब तक वो एग्ज़ाम डेट को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा था लगभग 2 महीने पहले, अक्टूबर की बात होगी, अक्टूबर में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त है। मतलब जो परीक्षा होगी वो फरवरी 2023 के बाद ही हो पाएगी। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। अभी तक यानी कि अब दिसंबर चल रहा है और दिसंबर का पहला सप्ताह बीत भी चुका है, उसके बाद भी अभी ना तो सदस्यों की नियुक्ति हो पाई है, ना ही एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हुआ है। मतलब ये कि अभी भी अगर आप जाग जाएं तो अभी भी आपके पास कम से कम 3 से 4 महीने का समय तो है, क्योंकि फरवरी में बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, तो फरवरी में इस परीक्षा को कंडक्ट करवाना मुश्किल होगा। तो ये परीक्षा कब होगी? ये परीक्षा मार्च अप्रैल में हो सकती है। ठीक है, तो मार्च अप्रैल में परीक्षा होगी। फिलहाल तो अभी एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। अभी तो ये भी पता नहीं है कि जो 10 सदस्यों की नियुक्ति की जानी है उन सदस्यों को ये लोग कब तक रखेंगे। और रही बात एग्ज़ाम की, तो संभावित जो एग्ज़ाम डेट है वो मान के लिए कि ये परीक्षा जो है वो अप्रैल या मई में पॉसिबल हो सकती है। ठीक, और देखो यहाँ पर सचिव को 2 महीने में आदेश पालन का निर्देश। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक जान बाकी है। अगली सुनवाई इस पर होनी है 9 फरवरी को। मामला क्या है? मामला ये है कि सचिव शिक्षा नियामक प्राधिकारी को 2 माह का अतिरिक्त समय कोर्ट के द्वारा दिया गया है। याचियों ने 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पर विवाद उत्पन्न किया था, जिस पर कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को शैक्षिक परिभाषा वाले प्रश्न पर चारों विकल्पों को गलत मानते हुए सभी को कॉमन अंक देने की बात कही थी। तो मैंने प्रश्न पहले भी अपलोड किया हुआ था, तो उसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो कोई विकल्प सही नहीं था। मतलब कि कोई भी विकल्प जिस पर किसी ने उसको टिक किया हो तो सभी को उसमें 1 नंबर देने की बात कही गई थी। इसके बाद लगभग 1000 ऐसे विद्यार्थी सामने आए जो कि इसी के भरोसे एग्ज़ाम को क्रैक कर गए और वो मेरिट लिस्ट में भी आ गए। अब जब वो मेरिट लिस्ट में आ गए फ्रेंड्स, तो एक बड़ी समस्या ये हो गई है कि इनको नियुक्ति भी दी जानी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी पद भरे जा चुके हैं। एक तो 1000 ये वाले पद और 68,500 की जो लिस्ट है, ठीक है, कुल 6800 की जो लिस्ट है उसमें भी तो कुल मिला के लगभग 7800 लोगों को नियुक्ति देनी है। और नियुक्ति किस प्रकार से दी जाए पता नहीं, क्योंकि यहीं पर कोर्ट का ये भी कुछ समय पहले आदेश आया था कि 69,000 में आप पदों को बढ़ा नहीं सकते हैं। मतलब जनरलाइज तौर से आप पदों को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो अब क्या होना है, कैसे होना है, ये तो पता नहीं। लेकिन 2 महीने के बाद लगभग 9 फरवरी को यहाँ पर अगली डेट लगी हुई है। 9 फरवरी तक इस मामले को क्लियर किया जाना है, 9 फरवरी से पहले पहले। आगे बढ़ते हैं। तो प्राइमरी के शिक्षकों के लिए विषय की बाध्यता नहीं, ये जो खबर है, तो ये खबर ये इसलिए है कि जो अंतर जनपदीय तबादले होने हैं, जैसे मान लेते हैं कि 2 शिक्षक हैं, वो गांव में ही रहते हैं, तो वो आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई जूनियर में है तो जूनियर में विषय मैच होना चाहिए। मतलब अगर जूनियर में म्यूचुअल ट्रांसफरिंग की बात हो रही है तो वहाँ पर विषय मैच होना चाहिए। उसी के बारे में यह न्यूज़ है कि प्राइमरी कक्षाओं के शिक्षकों के लिए विषयों की बाध्यता नहीं है, लेकिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समान पद और समान विषय वाले शिक्षकों के बीच तबादले हो सकेंगे। तो इसके लिए ये गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई हैं। अब मैं यहाँ पर खबरों को तेज़ी से लेके चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं, सबको कवर करना है। तो अगली खबर है कि बिना टीईटी पास अल्पसंख्यक संस्थानों के टीचरों को वेतन नहीं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के टीचरों को, मतलब जिनकी नियुक्ति क्या हुई थी कि बगैर टीईटी के मैनेजमेंट के द्वारा कर ली गई थी, तो उनको जो वेतन नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने टीईटी परीक्षा पास नहीं की है। और उनका जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो उनकी नियुक्ति है उसको अवैध माना गया है। तो प्रबंधक की ओर से बिना टीईटी अर्हता के सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों में
2 टीचरों की नियुक्ति हुई थी 2012 में। हालांकि सिंगल बेंच ने इनको जो है वेतन देने की बात कही थी, लेकिन बाद में ये मामला सरकार की ओर से जब डबल बेंच में गया तो ये आया कि क्योंकि इन्होंने टीटी परीक्षा पास नहीं की थी इसलिए इनको वेतन पाने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार की ओर से कहा गया कि मुरादाबाद के फलाए दरेन इंटर कॉलेज कनथ दरवाजा स्ट्रीट विद्यालय के 2 टीचरों मुसाहिद अली खान और मोहम्मद नाजिम की नियुक्ति प्रबंधक ने अगस्त 2012 में की है। नियुक्ति की तिथि पर यह दोनों टीचर टीटी पास नहीं थे, इस कारण इनकी नियुक्तियां अवैध हैं और एकल जज की ओर से इनके वेतन भुगतान का आदेश देना भी अवैध है। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और देखो, अगर हम बात करें यूपीपीएससी आरओ यारो वैकेंसी के बारे में और खंड शिक्षा अधिकारी वैकेंसी के बारे में, तो देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि आरओ यारो के लिए अध्याचन मिल चुके हैं। कुछ और पदों के भी अध्याचन मिले हैं, लेकिन उन अध्याचनों को अभी थोड़ा सा क्लियर किया जाना शेष है। इसलिए आप ये मान सकते हैं कि आरओ यारो की जो वैकेंसी होगी ये आपको दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में ही देखने को मिलेगी, और उसके बाद फिर जाकर आपको खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अभी ये जो दोनों भर्तियां हैं इस पर कुछ काम चल रहा है, और ये तो तय है कि अब ये जो परीक्षाएं होनी है 2023 में ही होनी है, और 2023 के आसपास ही, मतलब कि आप मान के चल सकते हैं कि जुलाई जून में तो परीक्षा होगी, यूपीपीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा होगी। तो उसी के आसपास आपकी ये बाकी की दोनों परीक्षाएं आरओ एआरओ और खंड शिक्षा अधिकारी जो परीक्षाएं हैं वो करवाई जाएंगी। तो इसके लिए भी आप लोग अपने आप को तैयार रखें। और आगे बढ़ते हैं तो एक खबर यहाँ पर आ रही है नवोदय विद्यालय समिति की ओर से। मैंने आप लोगों को बताया था कि 28, 29 और 30 नवंबर को टीजीटी और बहुत सारे अन्य पदों पर जो परीक्षा हुई थी ऑनलाइन, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था और स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव की परीक्षा थी, तो उसके लिए सीवीटी मोड में परीक्षा हुई थी, उसकी आंसर की आ चुकी है। और जिनको चैलेंज करना है वो लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चैलेंज भी कर सकते हैं। तो लिंक फॉर व्यूइंग चैलेंजिंग ऑफ आंसर की डाउनलोडिंग ऑफ मास्टर क्वेश्चन पेपर एंड अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर इज एज अंडर, ये लिंक दिया गया है, ये एक स्पेशल लिंक है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके आप संबंधित वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर यानी कि जो लोग एनवीएस में परीक्षा दे चुके हैं वो लोग अपनी आंसर की को देख सकते हैं और क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए प्रति प्रश्न 1000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट हुआ तो आपकी फ़ीस 1000 रुपये आपके खाते में वापस कर दी जाएगी, और अगर आपकी फ़ीस, मतलब अगर आपका जो चैलेंज है वो गलत है तो आपकी जो फ़ीस है वो जब्त कर ली जाएगी। तो दोस्तों, ये थी पूरी अपडेट, और यहाँ पर सेशन को मैंने संक्षेप में रखने का प्रयास किया है। तो फिलहाल अगर सेशन आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तब आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।